नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 की समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के अपने द्वितीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। हमारे द्वितीय अध्याय का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। हम इस अध्याय के अब तक 10 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के 11वें भाग को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। 11वें भाग का नाम है नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। तो पिछले भाग में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की थी। आज हम इस 11वें भाग में नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था कैसी है और वहाँ कैसे सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। ये प्राचीन समाज में भी थे। तो यह बिल्कुल आप भी जानते होंगे कि नगर अपने आप में प्राचीन व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समाज में नगर नहीं हुआ करते थे। तो बिल्कुल प्राचीन समाज में भी नगर विद्यमान थे। नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। वहीं नगरवाद की हम बात करें कि जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में नगरवाद कैसे उत्पन्न हुआ, तो यह एक आधुनिक घटना अवश्य है कि अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वह नगरों की तरफ बढ़ रही है और नगरवाद को आगे बढ़ा रही है। आधुनिक काल से पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो नगरों की महत्ता तथा स्थिति तय करते थे। तो बिल्कुल आधुनिक काल से पहले यानी प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो व्यापार, धर्म और युद्ध कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे या महत्वपूर्ण कारक थे जो कि नगरों की जो महत्ता है और जो स्थिति है उसको तय किया करते थे। ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पत्तन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप में लाभ की स्थिति में थे। तो बिल्कुल प्राचीन काल से यह तथ्य देखने को मिलता है कि ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग पर स्थित थे या फिर पत्तन और बंदरगाहों के नज़दीक बसे हुए थे, ऐसे नगर प्राकृतिक रूप से निश्चित ही एक लाभ की स्थिति रखते थे। इसी प्रकार वह नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे, इसी प्रकार ऐसे नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतर स्थिति पे स्थित थे, वे भी अपना एक अलग ही महत्व रखते थे। आखिरी में धार्मिक स्थल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। तो बिल्कुल हम याद रखेंगे कि कई धार्मिक स्थल भी बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार ये धार्मिक स्थल नगर अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर अथवा कोझिकोड, पहले कालीकट नाम से जाना जाता था, जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। तो हमारे देश भारत में भी प्राचीन नगरों के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। 2 उदाहरण यहाँ पर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा एक मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर के नाम से जाना जाता था। उसके अलावा एक नगर का नाम है कोझिकोड, जिसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। ये नगर उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित था। तो ये बिल्कुल प्राचीन नगर हैं और उस दौरान की व्यावसायिक जो पद्धतियाँ थी या वहाँ के जो व्यावसायिक क्रियाकलाप थे इन नगरों में काफ़ी तीव्र थे। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्म स्थानों के कई उदाहरण हैं। हमारे पास ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहाँ पर मंदिर स्थित थे या जो स्थान जो थे धर्म स्थानों के नाम से प्रसिद्ध थे। राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है तथा तमिलनाडु में मदुरई। तो बिल्कुल धर्म स्थानों के नाम से प्रसिद्ध कुछ नगर यहाँ हम देख पा रहे हैं। राजस्थान में अजमेर बहुत प्रसिद्ध है,
है इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु में मदुरई जो शहर है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा। जैसा कि समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिल्कुल समाजशास्त्रियों ने अब तक यह स्पष्ट किया है कि नगरीय जीवन और आधुनिकता जो हैं ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है, यानी नगरीय जीवन और आधुनिकता को एक दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यानी जहाँ नगरीय जीवन होगा वहाँ आधुनिकता व्याप्त होगी या जहाँ आधुनिकता का प्रसार होगा वहाँ का जीवन नगरीय होगा ही होगा। हालांकि यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है तथा चूँकि ये इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं, नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ यानी नगरों में बहुत अधिक और सघन जनसंख्या रहती है। यहाँ पर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ये नगर ही जन राजनीति के स्थल या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे, जाने जाते थे, और इसी कारण नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी समझा जाता है। क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ही नगर इतना महत्व रखते थे, तो आज आधुनिक व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र के रूप में भी नगर जाने जाते हैं। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक ऐसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सके, नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। चूँकि शहरों में अज्ञानता व्याप्त होती है, यानी बहुत सारे लोग होने के कारण, जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की जो हम कहें सामाजिक स्थिति है वह स्पष्ट नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जाति वर्ग आदि स्पष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार की अज्ञानता और साथ ही सुविधाओं का सम्मिश्रण जो नगरों में व्याप्त होता है, इसके साथ ही एक ऐसी संस्था के रूप में नगर होते हैं जो बड़ी संख्या में लोग अपना सकते हैं या बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रह सकते हैं। और व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए इन्हीं कारणों से एक नगर अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। तो चूँकि एक नगर में एक व्यक्ति अपनी पहचान को बिल्कुल बिना किसी को बताए रह सकता है, बहुत सारी सुविधाओं का उपभोग कर सकता है और नगर में बहुत अधिक संख्या में लोग रह सकते हैं, और इसी प्रकार व्यक्ति की संतुष्टि से संबंधित कई सारे कारण हैं जिनको हम मानते हैं कि व्यक्ति को नगर में अंतहीन संभावनाएं देखने को मिलती हैं। गांव जहां व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करता है तथा अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है। तो जहां गांव या ग्रामीण क्षेत्र व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करते हैं, वहां पर सभी की पहचान जो है वो उजागर रहती है, सभी एक दूसरे को प्रत्यक्ष में जानते हैं। लेकिन शहर में यह व्यक्तिवादिता स्वतः ही बढ़ जाती है और अधिक दे नहीं सकता, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के रूप में आपकी स्वतंत्रता बहुत अधिक नहीं हो सकती है। नगर एक व्यक्ति का पोषण करता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान या अपने क्रियाकलाप बिना लोगों को स्पष्टतः बताए आप अपना जीवन जी सकते हैं। यद्यपि अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। तो कई सारे कलाकारों, लेखकों और मनीषियों ने नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा है और ऐसा कहते हुए वे गलत नहीं थे। लेकिन यह भी सत्य है, यह भी हमें स्वीकार करना होगा कि ये स्वतंत्रता तथा अवसर नगरों में भी सभी लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं, केवल कुछ व्यक्तियों को ही इस प्रकार की स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त हो पाते हैं।
उपयुक्त तरीके से केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही विलासी पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यदि उपयुक्त तरीके से हम बात करें तो केवल सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त जो अल्पसंख्यक हैं वे अल्पसंख्यक ही नगरों में एक विलासी पूर्ण रूपेण उन्मुक्त जीवन जी सकते हैं या फिर संतुष्टि से अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो उनके अलावा जो अधिकतर लोग नगरों में रहते हैं ये बाध्यताओं से जकड़े होते हैं और उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होते हैं। जैसी व्यक्तिवादिता और स्वतंत्रता की हम बात करते हैं वह सभी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। ये परिचित सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती हैं। तो ये जिन सामाजिक और आर्थिक बाध्यताओं की हम बात कर रहे हैं ये सामाजिक और आर्थिक बाध्यताएं अलग अलग सामाजिक समूहों की सदस्यता के फलस्वरूप स्वतः ही लगाई जाती हैं। नगर भी समूह पहचान के विकास को प्रतिपालित करते हैं जो विभिन्न कारकों जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह प्रत्येक कस्बे के शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नगर में भी एक समूह पहचान के विकास को प्रतिपालित किया जाता है। इस संदर्भ में कई सारे कारक जैसे कि प्रजाति, धर्म, निर्जातीयता, जाति, समूह, प्रदेश ये सभी प्रत्येक कस्बे के या शहर का जो जीवन है उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। यानी वहाँ भी इन सभी से संबंधित विभिन्न बाध्यताएं मौजूद होती हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है। तो वास्तव में एक कम स्थान पर अत्यधिक लोगों का ये जो जमाव नगरों में देखने को मिलता है यह व्यक्ति की पहचान को और तीव्र बना देता है और तीव्र कर देता है और उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध और दृढ़ता की जो रणनीति है या इस प्रकार की जो राजनीति है उसका एक अभिन्न अंग बना देता है। नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। तो नगरों और कस्बों के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, ये जुड़े होते हैं स्थान के प्रश्न से, जगह या स्थान के संदर्भ में। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य पर अत्यधिक जोर देता है तथा रहने के स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। तो क्योंकि नगरों में जनसंख्या का उच्च घनत्व होता है, छोटे जगह पर अधिक लोग रहा करते हैं, तो ये उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य को वास्तव में आगे बढ़ाता है। यानी जगह या स्थान वहाँ बहुत ज़्यादा मूल्य रखता है और इस कारण रहने के स्थान की एक बड़ी जटिल समस्या नगरों में उत्पन्न हो जाती है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि नगर की स्थानिक जीवन क्षमता को आश्वस्त करें। तो नगरीय सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा कार्य या एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि नगर की जो स्थानिक जीवन क्षमता है उसको वास्तव में आश्वस्त किया जाए, यानी सभी लोगों को रहने के लिए स्थान प्राप्त हो सके, इस बात को अच्छे से लागू किया जाए। इसका अर्थ है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीज़ों को जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के सामान उपलब्ध करा सके ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया तथा ले जाया जा सके। तो इसका अर्थ वास्तव में क्या है, तो उस नगरीय क्षेत्र का जो संगठन है, जो प्रबंधन है, वो कुछ क्षेत्रों को आश्वस्त कर सके या विश्वस्त कर सके कि निवास और आवासीय पद्धति जो है वो जन यातायात के सामान वहाँ उपलब्ध हो सके
सके, ताकि लोग यदि थोड़ा दूर भी रहें तो भी वे नगर आकर के अपने कार्यों को आसानी से कर सके और कर्मचारियों की बड़ी संख्या को इस प्रकार से इस जन यातायात की सहायता से अपने अपने कार्यस्थल पर लेकर के आया जा सके। आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था तथा अंत में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता। तो इसके साथ ही जो संगठन और प्रबंधन का कार्य है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि आवासीय, सरकारी और औद्योगिक भूमि जो भी नगर में व्याप्त है उसके उपयोग क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था, यानी कि आवासीय भूमि, सरकारी भूमि और औद्योगिक भूमि तीनों का सह अस्तित्व संभव हो पाए। उसके अलावा जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, स्वच्छता पर, पुलिस पर, जन सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और कस्बे के शासन पर उचित नियंत्रण की भी व्यवस्था हो पाए। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहत उपक्रम है तथा योजना, क्रियान्विति और रखरखाव को दुर्जय चुनौती देता है। तो बिल्कुल नगरों में इनमें से प्रत्येक कार्य, जितने भी कार्य हमने देखे, ये सभी कार्य अपने आप में एक बड़े उपक्रम के रूप में मौजूद होते हैं और इसके लिए कई सारे संसाधन भी लगाए जाते हैं और योजना, क्रियान्विति और रखरखाव को ये एक दुर्जय चुनौती पेश करते हैं। यानी जो भी वहाँ पर प्रबंधक होते हैं वे योजनाएं बनाते हैं, इनके क्रियान्विति करने की कोशिश करते हैं, रखरखाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कार्य आसान नहीं होता है। तो किसी भी नगर या शहर के प्रबंधकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसे और जटिल बनाते हैं वे कार्य जो समूह, निर्जातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। और इन्हीं सभी कार्यों को और अधिक जटिल बनाते हैं ऐसे कार्य जो समूह, निर्जातीयता, धर्म इत्यादि से जुड़े होते हैं, बल्कि इनसे अपने आप को आगे भी बढ़ाते हैं या इनसे संबंधित जो तनाव है वो इनको सक्रिय भी कर देता है। उदाहरण के तौर पर कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई अन्य समस्याएं भी लाता है। तो बिल्कुल किसी भी कस्बे में रहने का स्थान यानी कि आवास का जो प्रश्न है ये अपने साथ साथ कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न करता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या बेघर तथा सड़क पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खाली बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों पर रहते तथा जीवन यापन करते हैं। तो बिल्कुल गरीबों के संदर्भ में ये जो आवास की समस्या है उनके लिए बेघर तथा सड़क पर चलने वाले लोग जैसी इन प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं, यानी अन्य लोग उन्हें इन्हीं नामों से बुलाने लगते हैं और ये लोग ही सड़कों, फुटपाथों या पुलों या फ्लाईओवर के नीचे या जो भी खाली बिल्डिंग और अन्य खाली स्थान है वहाँ पर रहा करते हैं और वहीं अपना संपूर्ण जीवन यापन किया करते हैं। यह इन बस्तियों के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण भी है और यही कारण है कि शहर में गंदी बस्तियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, बनने लगती हैं। यद्यपि कार्यालयी परिभाषा भिन्न हो सकती है। एक बस्ती में भीड़भाड़ तथा घिचपिच वाला रिहायशी इलाका होता है जहां जन सुविधाओं, सफाई, पानी, बिजली इत्यादि का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कार्डबोर्ड से लेकर बहुमंजिली ढांचों में प्रयुक्त कंक्रीट का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ स्थायी संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता है। तो भले ही एक बस्ती की कार्यालयी परिभाषा कुछ अलग हो सकती है, लेकिन वास्तव में एक बस्ती कौन सी जगह होती है? ऐसी जगह होती है जो कि बहुत ही भीड़भाड़ और घिचपिच वाला स्थान होती है, जहाँ पर लोग रहा करते हैं, जहाँ जन सुविधाओं का बिल्कुल अभाव होता है। वहाँ ना सफाई उपलब्ध होती है, यानी ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है, ना पानी की उचित व्यवस्था है, ना ही वहाँ बिजली उपलब्ध होती है। और इन जन सुविधाओं के अभाव के साथ साथ देखने को मिलता है कि घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर और कार्डबोर्ड से लेकर के
कंक्रीट तक का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा यहाँ पर स्थायी संपत्ति का अधिकार अन्य क्षेत्रों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी जिस प्रकार दूसरे क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति लोगों की होती है, यानी जिस ज़मीन को वे लेते हैं, खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो उनका स्थायी रिहायशी इलाका होता है, लेकिन इन बस्तियों में ऐसा स्थायी संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः बस्तियां दादाओं की जन्मभूमि होती हैं, जो उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहाँ रहते हैं। तो वास्तव में ये जो बस्तियां हैं, ये कुछ विशेष लोगों जिन्हें दादा कहा जाता है, उन दादाओं की जन्मभूमि होती हैं, और ये दादा लोग ही अन्य वहाँ रहने वाले लोगों पर बलात् ही यानी ज़बरदस्ती ही अपना अधिकार दिखाते हैं। यानी उस बस्ती में रहने वाले बाकी सभी लोगों पर ये अपना अधिकार जमाते हैं और अपनी इच्छा से उनसे कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं। बस्ती क्षेत्र पर अधिकतर प्राकृतिक रूप से दूसरे तरीकों के गैर कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डे बन जाते हैं। तो बिल्कुल इन्हीं बस्ती क्षेत्रों पर अधिकतर ऐसा होता है कि प्राकृतिक रूप से ही वहाँ पर कई सारे गैर कानूनी धंधे शुरू होने लगते हैं, अपराध की ये स्थली माने जाते हैं, और भूमि संबंधी गैंग के जो अड्डे हैं वो भी ये बनने लगते हैं। यानी कई ऐसी गैंग उत्पन्न हो जाती है जो भूमि संबंधी कई सारे गैर कानूनी कार्य करती हैं। तो इन बस्तियों में ये सभी प्रकार के गैर कानूनी जो कार्य हैं वो देखने को मिलते हैं। नगरों में मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे, यह प्रश्न सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। तो किसी नगर विशेष में कौन से लोग या कौन से मनुष्य कहाँ और कैसे रहेंगे, यह निर्धारित होता है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्राय समूह तथा अधिकतर प्रजाति, जनजातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। तो बिल्कुल पूरे विश्व में ही ये जो नगरीय आवासीय क्षेत्र होते हैं, ये प्राय समूह, अधिकतर प्रजातीयता या फिर हम कहें नजातीयता, प्रजाति, धर्म, अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। यानी अलग अलग जो स्थान है वहाँ पर जो रिहायशी इलाके बनते हैं वो अधिकतर इनमें से कुछ कारकों से निर्धारित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथक्कीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होता है, और इन सभी अलग अलग पहचानों के बीच जो तनाव का परिणाम रहता है, यानी जब इनमें तनाव उत्पन्न होता है तो उनके परिणाम के रूप में पृथक्कीकरण की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। यानी किसी विशेष धर्म के लोग या निर्जातीयता के लोग या प्रजाति के लोग या जाति के लोगों को पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव विशेषकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में देखा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय में बदल गए। तो उदाहरण हमारे समक्ष है कि हमारे देश में कई सारे धर्मों के बीच जब कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य जब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम ये होते हैं कि जो मिश्रित प्रतिवेशी इलाके होते हैं, जहाँ पर कि दोनों धर्मों के लोग रहा करते थे, वे धीरे धीरे एकल समुदायों के रिहायशी इलाकों के रूप में बदल जाते हैं। सांप्रदायिक दंगों को ये एक विशिष्ट देशिक रूप दे देते हैं, जो बस्तीकरण की नवीन प्रक्रिया घेटोआइजेशन को और बढ़ाते हैं। और सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उनका एक विशिष्ट देशिक रूप देखने को मिलता है, जिसको हम बस्तीकरण की एक नई प्रक्रिया घेटोआइजेशन के रूप में जानते हैं। ये घेटोआइजेशन क्या है? तो अलग अलग जो बस्तियां हैं उन बस्तियों द्वारा अपनी बस्ती को गेट लगा करके बंद कर देना, उनको अपने लोगों को अलग कर लेना, इसे ही घेटोआइजेशन कहा जाता है।
क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में इस प्रकार के गेटेड समुदाय को देखा या सुना है अथवा कभी उनके घर गए हैं? तो बच्चों यहाँ संबंधित क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, ये आपको करना है। तो अगर आप नगर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो क्या आपने इस प्रकार के किसी गेटेड बस्ती को या गेटेड समुदाय को देखा है और क्या आप कभी उनमें से किसी के घर पर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चार दीवारी तथा गेट कब बने? तो अगर कोई गेटेड समुदाय आपने देखा है, यानी ऐसी बस्ती जिसमें एक बड़ा गेट है जिसे अक्सर बंद कर दिया जाता है और रात्रि के समय उसे बंद ही रखा जाता है, तो इस प्रकार की चार दीवारी और गेट कब से बनना शुरू हुए, आपको अपने बड़ों से पूछना है इस बारे में। क्या इसका विरोध किया गया? यदि हाँ तो किसके द्वारा? आपको ये भी पता करना है कि इस प्रकार के गेट बनाने का क्या कभी विरोध किया गया और यदि विरोध किया गया तो किन लोगों के द्वारा किया गया। ऐसे स्थानों पर रहने के लिए लोगों के पास कौन से कारण हैं? आपको क्या पता चलता है कि ऐसे विशेष स्थानों पर लोग क्यों रहना पसंद करते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं जिस कारण लोग यहाँ रहना चाहते हैं? आपकी समझ से शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आपके अनुसार, आपकी समझ से इस प्रकार के गेटेड समुदायों का या गेटोइजेशन का जो शहरी समाज है या जो भी रिहायशी इलाके हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अंततः आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी नगरीय अर्थव्यवस्था में आवासीय प्रतिमान एक निर्णायक रूप से जुड़े होते हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई है। तो नगरीय परिवहन व्यवस्था की हम बात करें तो निश्चित ही यह गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों की तुलना में जो औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थल है उनसे प्रभावित रही है। यानी नगर में जो औद्योगिक स्थल हैं या जो भी वाणिज्यिक कार्यस्थल हैं उनके अनुसार ही वहाँ पर यातायात की व्यवस्था या परिवहन की व्यवस्था रखी जाती है। अगर ये दूर दराज स्थित होते हैं जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी स्थिति में बृहत जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उसके रख रखाव की आवश्यकता है। यदि इस प्रकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यस्थल दूर दराज में स्थित होते हैं और जैसा कि अक्सर देखा जाता है, अक्सर यही होता है, तो ऐसी स्थिति में बृहत जन परिवहन की व्यवस्था करनी होती है या एक संपूर्ण प्रणाली का निर्माण करना होता है जहां से लोग अपने रिहायशी स्थान से आसानी से अपने कार्यस्थल तक पहुंच सके और साथ के साथ इस जन परिवहन प्रणाली के रख रखाव का जिम्मा भी उठाना पड़ता है। सफ़र करना जीवन की एक शैली हो जाती है तथा विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। तो ऐसे नगरों में रहने वाले लोगों के लिए सफ़र करना जीवन की एक शैली के रूप में शामिल हो जाता है और साथ ही साथ ये विच्छेदन का एक ज़रिया भी बन जाता है। यानी शहर से दूर जाने के लिए उनको एक तत्पर रहना पड़ता है या रोज़ दैनिक जीवन का ये कार्य उनके लिए बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी नगर की जो परिवहन व्यवस्था है या जन परिवहन की जो प्रणाली है उसका उस नगर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके जीवन की गुणवत्ता पर एक प्रत्यक्ष या सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा सरकार के बजाय निजी साधनों जैसे बस की अपेक्षा कार के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। तो सड़क परिवहन पर भरोसा और सरकार के बजाय निजी साधन जैसे कि बस की तुलना में कार का प्रयोग करना, इनके प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव की समस्या उत्पन्न होती है और इसके साथ साथ वाहन प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। यानी जिन नगरों में लोग ये जन यातायात के साधनों का उपयोग ना करके अपने व्यक्तिगत साधन का उपयोग करते हैं, निश्चित ही वहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है और साथ ही वायु प्रदूषण भी बहुत अधिक होने लगता है। प्रतिदिन लंबी दूरी का सफ़र तय करने वाले लोग
एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं तथा कई बार वृहत उप संस्कृति को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल प्रतिदिन लंबी दूरी जो लोग तय करते हैं अपने कार्यस्थल पर खासकर जाने के लिए और वहाँ से वापस अपने घर आने के लिए, ऐसे लोग एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करते हैं और कई बार ये वृहत उप संस्कृति को बनाते हैं, यानी एक विशेष उप संस्कृति का निर्माण होने लगता है। उदाहरणार्थ मुंबई की उपनगरीय ट्रेन जो लोकल के नाम से लोकप्रिय है, और इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारे मुंबई नगर में उपस्थित ट्रेन जो कि लोकल के नाम से जानी जाती है, मुंबई लोकल उसे कहा जाता है। इसमें सफ़र करने वाले लोगों के बीच संबंध अनौपचारिक रूप ले लेते हैं। ट्रेन के सामूहिक क्रियाकलापों में भजन गाना, त्योहार मनाना, सब्जी काटना, ताश तथा बोर्ड खेलना, टूर्नामेंट भी शामिल है अथवा सामान्यतः समाजीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। तो इस मुंबई लोकल में हमें एक उप संस्कृति का उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि इस लोकल में सफ़र करने वाले लोग होते हैं, उनके बीच अनौपचारिक संबंध बनने लगते हैं और ट्रेन के सामूहिक क्रियाकलाप जो हैं वो बहुत सारे होते हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं मिलकर के भजन गाना, किसी विशेष त्यौहार को ट्रेन में मनाना, एक दूसरे को उस संबंध में बातचीत करना और सब्जी काटना, ताश या बोर्ड आदि खेलना, यहाँ तक कि कुछ खेलों के टूर्नामेंट तक करवा लेना। और ये सारी जो गतिविधियाँ हैं ये सामान्यतः समाजीकरण की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलती हैं। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के रूप तथा तत्व को स्थान के केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो नगरीय क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के जो रूप रहे हैं, इन्हें स्थान का जो केंद्रीय प्रश्न है उसके संदर्भ में ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता का अनुभव है। तो बिल्कुल इन परिवर्तनों का एक प्रत्यक्ष और प्रचलित तत्व क्या है कि जो कोई विशेष रिहायशी इलाका है, जो भी प्रतिवेशी है, उस स्थान का उच्चता या निम्नता का जुड़ा अनुभव है। यानी नगर के कुछ स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों को उच्च प्रतिवेशी क्षेत्र में रहने वाले लोग माना जाता है, जबकि कुछ अन्य स्थान पर रहने वाले लोगों को निम्न प्रतिवेशी क्षेत्र में रहने वाले लोग माना जाता है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। पूरे विश्व में हम बात करें तो जो नगरीय केंद्र या मूल नगर जो था उसका केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन हुए, वहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। नगर के शक्ति केंद्र 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरीय केंद्र का पतन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हुआ। तो नगर के शक्ति केंद्र जो थे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने हुए थे और इसके बाद में नगरीय केंद्र का 20वीं शताब्दी के बाद जाकर के धीरे धीरे पतन होने लगा। यह उपनगर के विकास का समय भी था, क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया था और यही एक कारण था जिससे धीरे धीरे उपनगरों का विकास भी होने लगा। और यहाँ पर उपनगरों के विकास होने का एक मुख्य जो संबंध था वो इस बात से था कि विभिन्न कारणों से जो नगर के संपन्न वर्ग थे, उन संपन्न वर्गों ने नगरों के अंदरूनी भागों की तरफ से बाहर की ओर पलायन करना शुरू कर दिया था। यानी अब वे नगर के केंद्र के बजाय नगर के बाहरी जो क्षेत्र थे वहाँ रहने लगे थे। आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्रों का पुनरुत्थान हो रहा है तथा यह सामुदायिक जीवन को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो आज की हम बात करें तो आज पश्चिम के जो बहुत सारे देश हैं वहाँ पर पुनः नगरीय केंद्रों का पुनरुत्थान हो रहा है और यह सामुदायिक जीवन को पुनः प्रारंभ करने की ओर एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यानी जैसे जैसे नगरीय केंद्रों का उत्थान होगा वैसे वैसे उस केंद्र
केंद्र पर होने वाली जो सामाजिक सामूहिक गतिविधियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। इससे संबंधित घटना भद्रीकरण से है, जो प्रतिवेश के पूर्ववत निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित स्वरूप को इंगित करता है। तो इससे संबंधित एक घटना को भद्रीकरण कहा जाता है। जो प्रतिवेश के पूर्ववत जो निम्न वर्ग थे, यानी कि जो वहाँ रहने वाले पहले निम्न वर्ग हुआ करते थे, उनका धीरे धीरे मध्यम या उच्च वर्ग में जो परिवर्तित स्वरूप है उसको ही इंगित करता है। जैसे जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई, यह उद्यमों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुआ तथा उन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। तो जैसे जैसे भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी, वैसे वैसे उद्यमियों के लिए या व्यापारियों के लिए यह अधिक लाभदायक होने लगा और उन्होंने इस परिवर्तन को अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयत्न भी किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला होता है, क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा उपबस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया। तो किसी विशेष बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला बन जाता है और जैसे जैसे किराए की दर बढ़ने लगती है तो उपबस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक जो व्यापार की स्थिति है उसका रूप अपना लिया है। यानी अब उपबस्तियों में अधिक व्यापार की स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। परंतु कभी कभी यह कोशिश बेकार भी जाती है, जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। तो कभी कभी इस प्रकार किसी विशेष प्रतिवेश में निम्न वर्ग की बजाय मध्यम और उच्च वर्ग की बढ़ोतरी होने की जो स्थितियां हैं वो कोशिश बेकार भी चली जाती है। यानी कीमतें बढ़ने के बजाय पुनः पुरानी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रतिवेश का स्तर कई बार गिर जाता है और वह अपनी पुरानी स्थिति में ही पहुंच जाता है। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। तो बिल्कुल जन परिवर्तन के साधन जो हैं उनमें परिवर्तन आने पर नगरों में बड़े सामाजिक परिवर्तन आ सकते हैं। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उसके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। तो किसी भी नगर में यदि समर्थ, कार्यकुशल और सुरक्षित जन परिवहन के साधन या इनकी प्रणाली व्याप्त होती है तो ये शहरी जीवन में एक बड़ा या भारी परिवर्तन लेकर के आते हैं और नगर की आर्थिक स्थिति को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और इसके साथ ही साथ नगर के सामाजिक रूप को एक निश्चित आकार भी प्रदान करते हैं। कई विद्वानों ने जन परिवहन पर आधारित नगर जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर करते हैं जैसे लॉस एंजल्स के अंतर पर काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस संबंध में एक महत्वपूर्ण चर्चा यह भी है कि विभिन्न विद्वानों ने जन परिवहन पर आधारित कुछ नगर जैसे कि लंदन और न्यूयॉर्क और उनकी तुलना में कुछ अन्य नगर जो कि निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर हैं जैसे कि लॉस एंजल्स, इन दोनों प्रकार के नगरों के मध्य जो अंतर है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ विद्वानों द्वारा लिखा गया है। परंतु मुख्य मुद्दा जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश, जहां जो ध्यान देने की बात होगी वह यह है कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे, विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है। तो यहाँ हमें जानना है, ये समझना है कि मुख्य मुद्दा जो है नगरों के सामाजिक परिवर्तन से जिसका संबंध है वह है हमारे भारत जैसे विकासशील देश जहाँ पर तीव्र गति से नगरीकरण बढ़ रहा है। और ऐसे देशों में ध्यान देने योग्य जो बात होगी वह ये होगी कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, लोग नगरों की तरफ आते जा रहे हैं। तो किस प्रकार ये बड़ी जनसंख्या
टिक सकेगी उन नगरों में, या कैसे नगर में समा सकेगी वो बड़ी जनसंख्या, विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि सघन रूप से हो रही है। क्योंकि पहले से ही जो नगर के प्रवासी हैं वहाँ के लोगों में प्राकृतिक रूप से एक सघन वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं नगरों में, नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं। तो एक चुनौती का यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस प्रकार से हमारे नगर या शहर इस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। बच्चों, आज हमने यहाँ हमारे अध्याय 2 का ये 11वां भाग समाप्त कर लिया है। यहाँ हमने आज चर्चा की नगरों की सामाजिक व्यवस्था और वहाँ के सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में। इसी के साथ हमारे इस अध्याय का सैद्धांतिक भाग समाप्त हो गया है। हम इस अध्याय के अगले भाग में कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।